इस देश में प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलेगा तो गरीब व्यक्ति को न्याय कभी नहीं मिल सकता। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के जयललिता के फैसले पर राहुल ने जताया अफसोस। कहा, अगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को सजा नहीं तो फिर कैसे? We have already seen their performance. It was just like a hodgepodge third form. बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कांग्रेस को भी नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने थर्ड फ्रंट के आइडिया को किया खारिज। हमसे खास इंटरव्यू में कहा, मोदी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री, कांग्रेस को भी नहीं देंगी समर्थन। I am surprised that they have taken it up and they want to pass a resolution which is against the will and wish of the people of Andhra Pradesh. अलग तेलंगाना के खिलाफ आंध्र के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने दिया इस्तीफा, नई पार्टी बनाने का भी ऐलान। तेलंगाना मुद्दे पर राज्यसभा में भी दिखी दंगल। टीडीपी सांसद ने महासचिव से की छीना झपटी, कल तक के लिए टला बिल। सोने की ज्वेलरी में अब नहीं चलेगा गड़बड़ झाला। 10 ग्राम से ज्यादा की ज्वेलरी की होगी एक यूनिक आईडी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का फरमान। कंज्यूमर के लिए एक और सुकून देने वाली खबर, एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फायदा ग्राहकों को मिलना शुरू। Hyundai, M&M समेत कई कार कंपनियों ने की दाम में ₹1.25 लाख तक की कटौती। बाजार में तेजी की हैट्रिक, कारोबार के अंतिम घंटे में चमका बाजार, सेंसेक्स निफ्टी आधा % ऊपर बंद। और जाते जाते सरकार रियल्टी सेक्टर को दे सकती है बूस्टर डोज। कंस्ट्रक्शन में FDI संभव, खेती की जमीन में विदेशी निवेश को मिल सकती है मंजूरी। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं कौन सी दूसरी खबरें आज बना रही है सुर्खियां। वित्त मंत्री ने ये भी दावा किया वो काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि हमारे वित्त मंत्री किस चीज का हार्ड वर्क कर रहे हैं। चिदम्बरम मोदी के बीच छिड़ी जुबानी जंग। मोदी ने कहा, इकोनॉमी सुधारने के लिए आखिर क्या हार्ड वर्क कर रहे हैं वित्त मंत्री। दिल्ली से गुड़गांव के बीच टोल का टेंशन खत्म, हाईकोर्ट ने दिया गुड़गांव टोल प्लाजा हटाने का आदेश। करीब 2 लाख लोगों को मिलेगा जाम से छुटकारा। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को दोहरा झटका, 50% बिल माफी के फैसले पर रोक तो विधायक बिन्नी को निर्दलीय का दर्जा। और कभी हां कभी ना के बाद आखिरकार क्वाड्रीसाइकिल को सरकार का मिला ग्रीन सिग्नल, अक्टूबर में सड़कों पर दौड़ सकती है। कानून बनाने वाले मंदिर आज फिर नूरा कुश्ती का अखाड़ा बन गए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे राज्यसभा में तेलंगाना बिल को लेकर जोर आजमाइश हो रही है। टीडीपी सांसद अपनी बाजुओं की ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। यूपी विधानसभा में आरएलडी विधायक ने तो देश को शर्मसार करने की ही ठान ली है। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी मर्यादा को तार तार किया गया। ये वाकई लोकतंत्र की डर्टी पिक्चर है। इस पर करेंगे आगे चर्चा, लेकिन करते हैं शुरुआत शर्म नहीं सुकून देने वाली कुछ खबरों से। आज से कंज्यूमर्स के हित की कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहले, सोने की ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों को अब शुद्धता की पूरी गारंटी मिलने जा रही है। दूसरी, कार कंपनियों ने ग्राहकों को एक्साइज ड्यूटी की कटौती का तोहफा देना शुरू कर दिया है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली से गुड़गांव के बीच टोल का टेंशन खत्म कर दिया है। इससे करीब 2 लाख लोगों को ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिल जाएगा। इधर एक और अच्छी खबर है कि बेजान पड़े रियल एस्टेट सेक्टर को भी अब बूस्टर डोज देने की सरकार की तैयारियां नजर आ रही है। अब आपको सोना बिल्कुल खरा मिलेगा और हर ज्वेलरी की पहचान भी होगी बिल्कुल अलग। जी हाँ, सोने की हर ज्वेलरी को अलग पहचान देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने कहा कि 10 ग्राम से ऊपर की गोल्ड ज्वेलरी के लिए यूनिक आईडी दी जाएगी। इसके अलावा हॉलमार्क लाइसेंस फीस में भी बड़ी कटौती की गई है। सोना खरीदते वक्त अब आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि सोना कितना शुद्ध है। आपको सिर्फ एक काम करना है, गहने पर देखना है कि यूनिक आईडी नंबर है या नहीं। अगर है तो काफी हद तक ये संभव है कि वो गहना शुद्ध सोने का है। फिर भी अगर आपको शक हो तो आप अपने मोबाइल ऐप या फिर BIS की वेबसाइट पर इस आईडी नंबर को डाल के देख सकते हैं कि आपका सोना कितना सोना है।
ये यूनिक आईडी नंबर 9 डिजिट का होगा। इसमें हर डिजिट इस गहने की अलग अलग जानकारी देगा। मसलन इसमें कितने कैरेट का सोना इस्तेमाल किया गया है, कब बनाया गया है, कहां से बनाया गया है। 10 ग्राम या इससे ज्यादा के सोने से बने हर गहने की अपनी एक अलग यूनिक आईडी है। इसका फैसला BIS की हुई अहम बैठक में लिया गया। Jewelry is one of the area we get a lot of complaints. So we have decided that there should be hallmarking, and this hallmarking should be by a unique identification number. यही नहीं, अगर सोने के गहने पर दी गई यूनिक आईडी जो क्वालिटी दर्शाती है, अगर ज्वेलरी की क्वालिटी इससे घटिया निकली तो गहने का पूरा पैसा ग्राहक को लौटाना होगा। इस यूनिक आईडी को खोए हुए गहने की तलाश करने में भी मददगार माना जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने छोटे शहरों में हॉलमार्क वाली ज्वेलरी को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस फीस में 90% तक की कटौती की है। इसके तहत छोटे और मझोले शहरों में अभी जहां 20,000 रुपए की फीस 3 साल के लिए देनी होती है, लेकिन अब सिर्फ 2500 रुपए बतौर लाइसेंस फीस 3 साल के लिए देनी होगी। अगर ज्वेलर्स हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचना चाहता है तो उसे हॉलमार्क की लाइसेंस लेनी होती है। माना जा रहा है कि फीस में की गई इस कटौती से ज्वेलरी की हॉलमार्किंग को बढ़ावा मिलेगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और सरकार के इस कदम पर अब और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वमनहरी पेठे ज्वेलर्स के पार्टनर आशीष पेठे। आशीष, सरकार का कदम लग तो अच्छा रहा है, आपको लग रहा है कितना प्रैक्टिकल है, कितना ये चल पाएगा और इससे क्या फायदे होंगे? गुड इवनिंग विपिन जी। इसमें थोड़े डिटेल्स अभी आने बाकी है, लेकिन जो 2-3 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि इसमें वेदर इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है क्या, और ऑलरेडी जो हॉलमार्किंग जहाँ पे हो रहा है उस पे ऑलरेडी 4-5 तरह की मार्किंग हो रहे हैं, जैसे कि कौन से ईयर में हुआ है, क्या कैरेट है, कौन सा ज्वेलर उसको मार्किंग कर रहा है, या कौन से ज्वेलरी टेस्टिंग सेंटर से हुआ है। तो ये किस लिहाज से अलग होगा, ये जब तक क्लैरिटी नहीं आती कुछ बताना डिफिकल्ट होगा। जी, आपके मुताबिक क्या इससे चार्जेस बढ़ेंगे ग्राहकों के लिए, और जो बड़े ज्वेलर्स है शायद ये इसको कर भी पाए, लेकिन क्या छोटे ज्वेलर्स के सामने बहुत दिक्कतें आएंगी? चार्जेस थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट ने मार्किंग का सर्टिफिकेट लेने के लिए जो चार्जेस है वो कम किए हैं, तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन मार्जिनली चार्जेस जरूर बढ़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इधर कार खरीदारों के चेहरे में भी मुस्कान आनी तय है। बजट में एक्साइज ड्यूटी में कटौती के ऐलान के बाद कंपनियां इसका फायदा कंज्यूमर्स को देने लगी हैं। भारत के कार बाजार में नंबर 2 Hyundai ने दाम में 10,000 रुपए से लेकर 1,35,000 रुपए तक की कटौती की है। वहीं M&M ने भी अपनी गाड़ियां 13,000 रुपए से लेकर 49,000 रुपए तक सस्ती कर दी है। इसके अलावा Volkswagen ने भी अपनी कारों के दाम 51,000 रुपए तक घटाए हैं, जबकि 2 व्हीलर में TVS मोटर ने भी एक्साइज कटौती का फायदा ग्राहकों को देने का फैसला किया है। हालांकि कंपनी ने दाम कितने घटाए इसका अब तक पूरी तरह से पता नहीं चला है। इधर दिल्ली के 2 लाख लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुड़गांव टोल प्लाजा को हटाने का आदेश दिया है। मंगलवार को टोल प्लाजा से जुड़े सभी पक्षों ने हाईकोर्ट को इस बारे में अपने समझौते की जानकारी दे दी थी। सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी करते ही टोल प्लाजा खत्म कर दिया जाएगा। दिल्ली और गुड़गांव आने जाने वालों को अब टोल प्लाजा पर लंबे ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिल जाएगा। दिल्ली गुड़गांव टोल प्लाजा के मुद्दे पर 2 साल से चल रही अदालती लड़ाई में फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टोल प्लाजा हटाने पर बुधवार को अपनी मुहर लगा दी है। अब सड़क परिवहन मंत्रालय का नोटिफिकेशन जारी होते ही ये टोल प्लाजा खत्म हो जाएगा। इससे पहले अदालत के आदेश पर इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी, कर्ज देने वाली कंपनी IDFC और कॉन्ट्रैक्टर DGSCL ने मंगलवार को एग्रीमेंट पेश किया था। सूत्रों के मुताबिक इस एग्रीमेंट के तहत DGSCL कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होगी और टोल का मैनेजमेंट IDFC संभालेगी। गुड़गांव टोल प्लाजा खत्म होने के बाद अब जयपुर हाईवे पर केवल खिड़की दौला में 18 लेन का टोल प्लाजा होगा। जाहिर सी बात है कि गुड़गांव का टोल खत्म होने के बाद गुड़गांव से दिल्ली आने जाने वालों के लिए तो राहत मिल जाएगी, लेकिन जयपुर के लिए शायद टोल टैक्स बढ़ जाएगा। हालांकि गुड़गांव टोल हटाने पर दिल्ली नगर निगम ने ऐतराज जताया है। निगम को टोल खत्म होने से दिल्ली आने वाले कमर्शियल वाहनों से मिलने वाले एंट्री टैक्स का नुकसान होने का डर है। फिलहाल अदालत इस मामले में आगे सुनवाई करेगी।
2008 में शुरू हुआ गुड़गांव टोल प्लाजा जबरदस्त ट्रैफिक जैम के चलते दिल्ली गुड़गांव आने जाने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया था। अब इसके खत्म होने से लोगों का सफर आसान होने की उम्मीद है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। राजीव गांधी के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद तमिलनाडु सरकार रिहाई देना चाहती है। उस मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा, बुलेटिन में आगे। और तेलंगाना बिल आज राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया। दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की सजा कम किए जाने के दूसरे दिन तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों को रिहा करने का फैसला लिया है। विधानसभा में इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा कि इस बारे में केंद्र से उनकी राय मांगी गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक अगर 3 दिन में केंद्र से कोई जवाब नहीं आता है तो उनकी सरकार संविधान में दिए अधिकारों के मुताबिक दोषियों को रिहा कर देगी। उधर जयललिता सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस ने कहा कि हत्यारों की रिहाई खतरनाक है और इससे गलत परंपरा की शुरुआत होगी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु सरकार के फैसले पर दुख जताया है। राहुल गांधी अमेठी के दौरे पर हैं। अमेठी में राहुल ने कहा इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या हुई लेकिन उनके हत्यारों को छोड़ा जा रहा है, इस बात का उन्हें दुख है। इस देश में प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलेगा तो गरीब व्यक्ति को न्याय कभी नहीं मिल सकता। और मैंने सोचा कि इससे मुझे क्या ले जाना चाहिए। मेरे पिता वापस नहीं आएंगे, मुझे सिर्फ एक बात ले जानी चाहिए कि मेरी जो लड़ाई है वो गरीबों की न्याय की लड़ाई है, वो आपके न्याय की लड़ाई है। और मैं इस काम में अपना पूरा दम लगाऊंगा और एक ऐसा दिन आएगा जब इस देश में हर एक व्यक्ति को, सबसे कमजोर व्यक्ति को भी न्याय मिलेगा। इधर बीजेपी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा है। ये एक गंभीर मामला है और इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को ही देना चाहिए क्योंकि इस निर्णय से कई सवाल भी खड़े होते हैं। इस निर्णय के साथ साथ कई लोगों ने कई तरह की मांगे की इसमें, और उसमें अफजल गुरु की भी मांग शामिल थी, तो ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। वहीं देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी ने तमिलनाडु सरकार के फैसले को सही बताते हुए इस फैसले का स्वागत किया है। They have been in jail for so long. Therefore, you're saying this was the right decision. Of course, it's the right decision. How can you give a person life death sentence? You keep hanging over you every day, torture. Then you keep him there in a state of torture for 22 years more. I mean, you should have some sympathy, some humanity. और अब सवाल ये उठता है कि क्या कानूनी तौर पर जयललिता ऐसा कर सकती है, और अगर हाँ तो ऐसा करने के पीछे क्या राजनीतिक मंशाएं निकल कर आ रही है। केंद्र के पास अब क्या विकल्प होंगे, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं जाने माने वकील, लीगल एक्सपर्ट विकास सिंह। विकास जी, क्या जयललिता कानूनी तौर पर ऐसा कर सकती है, उनके पास ये हक है? मेरे ख्याल से तो उनको ऐसा पावर नहीं है, बिकॉज सेक्शन 435 में अगर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में आते हैं या यूनियन लिस्ट में जो आते हैं, तो उस केसेस में चाहे सेंटेंस कंकरेंट भी क्यों ना हो, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के रिहाई हो ही नहीं सकती। तो इनका कहना है कि 3 दिन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगा मैं रिहा कर दूंगी, ये बिल्कुल गैर कानूनी होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अब ऐसे में केंद्र सरकार के पास क्या विकल्प हैं? क्या चांस है कि ये लोग फ्री हो जाएंगे या केंद्र सरकार के पास अभी भी अपर हैंड है जयललिता के ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिफ्यूज कर दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि हम इसमें अपना कंसेंट नहीं ग्रांट करते हैं। अगर नहीं ग्रांट करेंगे तो 435 सबसेक्शन 2 में जहां पर भी कोई सजा इस तरह की हो, जहां कुछ स्टेट एक्ट हो और कुछ ऐसे ऑफेंस, जैसे इसमें टेलीग्राफ एक्ट भी है, इसमें पासपोर्ट एक्ट भी है, ये सारे यूनियन लिस्ट से ट्रेसेबल है। यूनियन लिस्ट जिसमें सेंटर कानून बना सकता है, जिसमें पार्लियामेंट कानून बना सकता है, उससे ट्रेसेबल है। तो अगर ऐसी कोई कन्विक्शन है जिसमें कि ऐसे कोई कानून हो जो कि यूनियन लिस्ट से ट्रेसेबल हो,
तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के वैसे रिहाई स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। जी विकास जी, आप पर लौटेंगे इस बारे में, लेकिन फिलहाल चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार टी रामचंद्रन के पास। रामचंद्रन जी, राजीव गांधी के हत्यारों को लेकर किस तरह की राजनीति दिख रही है? पल्ला तो कांग्रेस का बहुत ही भारी है इस वक्त। देखिए, ये सब अगर राजनीति डिसाइड करेगी लॉ के ऊपर कि किसको फांसी पे चढ़ाना, अगर किसी ने कत्ल किया है, और आज बहुत महत्व की बात यह है कि राहुल गांधी साहब ने जहां भी कैंपेन वो कर रहे थे वहां पर उन्होंने ये बात दोहराया है कि अगर प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है स्पेसिफिकली, अगर मेरे पिताजी को और पूर्व प्रधानमंत्री को अगर जस्टिस नहीं मिलेगी तो आम आदमी को क्या जस्टिस मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है, और हर चीज़ में अगर आप पॉलिटिक्स ले आएंगे और राजनीति करेंगे तो मेरे ख्याल में आप इस देश के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति खड़ा कर रहे हैं। राजेंद्र साहब, लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो दक्षिण भारत या तमिलनाडु की जो राजनीति है वो तमिल्स के अराउंड ज़्यादातर घूमती है, तो अब क्या एआईएडीएमके इन लोगों को हीरो के रूप में पेश करके खुद को तमिलों का एक बड़ा हितैषी बताना चाहती है? क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, ये मत भूलिए, एआईएडीएमके की लीडर जयललिता अपने आप प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, और उनको लगता है इस माहौल में कि जो तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिला के 40 के लोकसभा सीटें, उसमें से उनको 30 या 35 तक मिल सकती हैं। डायरेक्ट कॉन्टेस्ट हुआ अगर एआईएडीएमके और डीएमके में, तो हो सकता है कि वो कुछ थोड़ी लड़ाई सी हो, पर अगर मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ तो जयललिता जी अपनी पार्टी के लिए 30-35 सीट आराम से ले जाएंगी। इस माहौल में जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैबिनेट का डिसीजन लिया है कि हम इनको रिहा कर देंगे, सिर्फ ये 4 नहीं जिनके ऊपर डेथ सेंटेंस लगी है, पर हम वो बाकी जो 4 लोग हैं उनको भी हम कम्यूट करके इनको बाहर भेज देंगे। मेरे ख्याल में ये एक बहुत गंभीर स्थिति है और इस पर गौर करना पड़ेगा, सिर्फ राजनीतिक दलों की ही नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो उसने अपना आदेश दिया है उस पर भी फिर से मुझे लगता है कि उनको गौर करना पड़ेगा। जी शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर तो तमन्ना, इस समय चूंकि माहौल बहुत सियासी है लेकिन मुद्दा भी बड़ा है, आपको क्या लगता है कि ये जो भी है माफ़ी देने वाली बात कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ ऊपर रहने वाली है या फिर राजनीति उस पर हावी होगी? यहाँ पर जिस तरह से विकास सिंह जी कह रहे थे कि लीगली सेंटर के पास काफ़ी विकल्प है, लेकिन क्या लाइफ सेंटेंस जैसे मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है। जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हुए आज की दूसरी सबसे बड़ी सियासी खबर की बात करते हैं। भारी हंगामे की वजह से आज तेलंगाना बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सका। अब कल इस पर चर्चा होगी। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री ने बीजेपी से बात कर उनसे बिना संशोधन के बिल पास करवाने की अपील की। दरअसल कांग्रेस की चिंता यह है कि अगर बीजेपी ने कुछ और संशोधन प्रस्तावित किए तो उसके लिए बिल को दोबारा लोकसभा भेजना पड़ेगा। इधर बिल के विरोध में आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। टीडीपी के सांसद ने राज्यसभा के सेक्रेटरी से तेलंगाना बिल की कॉपी भी छीन ली। वहीं अलग तेलंगाना के खिलाफ जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने आज आंध्र प्रदेश में बंद का ऐलान किया। तेलंगाना को छोड़कर राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बंद का जबरदस्त असर भी देखने को मिला। उधर तेलंगाना बिल के विरोध में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ दी है। किरण रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के बंटवारे को देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। I believe in a democratic setup, and in a country like ours, in a federal country, I think once the resolution is rejected by the Assembly, Parliament should not take it up. I am surprised that they have taken it up and they want to pass a resolution which is against the will and wish of the people of Andhra Pradesh. उधर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब अभी स्टेट बाइफरकेट हो रहा है तो उनके सामने वो अपोज करते थे अभी तक, तो उनके सामने दूसरा रास्ता क्या है?
और बाजार में कायम है बजट का जश्न, लगातार तीसरे दिन भी रही तेजी। और क्या NSCL मामले में निवेशकों और ब्रोकरों को मिलेगी राहत? देखिए डिटेल इस ब्रेक के बाद। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आज एक अच्छी खबर है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार कंस्ट्रक्शन सेक्टर में विदेशी निवेश को जल्द मंजूरी दे सकती है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता नयनतारा रॉय। नयनतारा, कंस्ट्रक्शन में FDI लाने की सरकार की क्या तैयारियां हैं? सूत्रों ने हमें यह बताया है कि 11 फरवरी को DIPP ने एक नया कैबिनेट नोट बनाया है FDI और कंस्ट्रक्शन के लिए। एक लैंडमार्क डिसीजन अगर कैबिनेट लेंगे वो ये होगा कि FDI को एग्रीकल्चर लैंड में अलाउ किया जा सकता है। इस DIPP नोट में ये सजेशन दी गई है कि अगर एक जो कंपनी है जो इंडियन कंट्रोल्ड, इंडियन ओन्ड होगी, अगर वो FDI लाना चाहते हैं तो वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं। परंतु अगर एक कंपनी होगी जो इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड नहीं है तो फिर वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकती, परंतु वो एक MOU पे एंटर कर सकते हैं, एक अग्रीमेंट को साइन कर सकते हैं, एक एडवांस भी दे सकते हैं लैंड ओनर को। लैंड ओनर को फिर उसका लैंड यूज, जो एग्रीकल्चर लैंड का जो लैंड यूज है उसको चेंज करवाना पड़ेगा। उसके बाद सेल डीड को फाइनलाइज माना जाएगा। तो अगर कैबिनेट इसको मानेंगी तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन होगा रियल एस्टेट के लिए। इसके अलावा इसी कैबिनेट नोट में काफी प्रपोजल्स हैं जिसका आइडिया ये है कि FDI वापस आ जाए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। पहला, जो मिनिमम लैंड एरिया है उसको आधा किया जा रहा है, जो उसका रिक्वायरमेंट है 10 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर। मिनिमम बिल्टअप एरिया उसको 20,000 स्क्वायर मीटर को माना जा सकता है। तीसरा, अभी जो रिपैट्रिएशन नॉर्म्स है वो कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो रियल एस्टेट में 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होगा। DIPP नोट में ये सजेशन दिया गया है कि 3 ईयर का लॉक इन रखने दो, परंतु अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर एग्जिट करना चाहता है वो दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर को, कोई दूसरे नॉन रेजिडेंट को अपना स्टेक बेच सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं और 3 ईयर से पहले एग्जिट कर सकते हैं। ये सब प्रपोजल्स का यही आइडिया है कि प्राइवेट इक्विटी फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। शुक्रिया। अब बात करते हैं NSCL मामले की। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने समझौता करने के लिए ब्रोकरों और निवेशकों के सामने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। सूत्रों का कहना है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने निवेशकों से बात की है ताकि मामला कोर्ट से बाहर सुलझाया जा सके। कंपनी निवेशकों को 1100 करोड़ रुपए भी चुका सकती है। FTIL अपने एसेट्स को गिरवी रखकर 400 से 500 करोड़ रुपए जुटा सकती है। बाकी 500 करोड़ FTIL के खाते से दिए जा सकते हैं। हालांकि निवेशक कोर्ट के बाहर समझौता करने की बात को लेकर खुश नहीं है। उन्हें आशंका है कि जिग्नेश शाह उनका पैसा चुका पाएंगे या नहीं। बाजार से बजट का खुमार उतर नहीं रहा। लगातार तीसरे दिन तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज सेंसेक्स निफ्टी आधा % से ज्यादा की बढ़त पर बंद हुए। आज के कारोबार को और विस्तार से बता रहे हैं CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह। लगातार चौथे दिन आज बाजार में शानदार तेजी के साथ कारोबार होते हुए नजर आया। शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। फर्स्ट हाफ में लगभग पूरे दिन भर कह सकते हैं कि बाजार ने एकदम टाइट रेंज में ट्रेड किया। पॉजिटिव रुझान था लेकिन बड़ी तेजी नहीं बनती दिख रही थी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सुबह से मजबूत है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में दिग्गजों में फिर से अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी और सेंसेक्स लगभग 100 पॉइंट चढ़ा। वहीं निफ्टी में 6150 के अहम आंकड़े को ऊपर क्लोजिंग होती हुई नजर आई। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि आज बढ़ने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा रही और वॉल्यूम्स थोड़े से कम होते हुए दिखे क्योंकि रेंज सुबह काफी टाइट थी। आज फॉर अ चेंज फार्मा स्टॉक्स ने तेजी को लीड करने का काम किया। रेनबेक्सिस, सन फार्मा, लुपिन निफ्टी पर चढ़ने वाले सबसे बेहतरीन 3 ये स्टॉक थे और कैपिटल गुड शेयर भी आज पॉजिटिव ट्रेड दिखाने में कामयाब रहे। LNT तो मजबूत हुई और ABB लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद होते हुए दिखा। एक छोटा सेक्टर शुगर आज जबरदस्त मजबूती के साथ बंद हुआ। बलरामपुर, बजाज, इन सारे शेयरों में बड़ा उछाल देखने को मिला। कमजोर शेयरों का जिक्र करें तो मेटल्स जो कल के स्टार परफॉर्मर थे आज यहां पर मुनाफा वसूली साफ तौर पर हावी होती हुई दिखी। वहीं पावर शेयरों में भी आज प्रॉफिट बुकिंग का दौर दिखा और टाटा पावर, NTPC जैसे शेयर कमजोर ही बंद हुए, लेकिन IT शेयरों से फार्मा के अलावा जबरदस्त लीड आती हुई दिखी। इन्फी, TCS जैसे शेयरों में आज बड़ा उछाल आया और यहीं से निफ्टी को काफी सहयोग मिला। कमजोर शेयरों में निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे 2 व्हीलर शेयरों में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। लेकिन खबरों के दम पर जहां बड़ा एक्शन दिखा उनमें HMT आज CCA की बैठक के पहले इस स्टॉक में लगातार दूसरे
दूसरे दिन बड़ी तेजी होती दिखी, इस उम्मीद में कि एक राहत पैकेज इसके लिए आज अनाउंस होगा। थॉमस कुक और एसाब आज नतीजों का दिन था और उससे पहले स्टॉक में बढ़िया तेजी दोनों ही शेयरों में होती हुई दिखी। 3 और स्टॉक्स जो आज एक्शन में थे, टेक महिंद्रा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और एमसीएक्स, आज खबरें ये आ रही थी कि टेक महिंद्रा एफटी के कारोबार को खरीदने के लिए और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन खबरों के दम पर एफटी में लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन आज 5% का ऊपरी सर्किट नजर आया और एमसीएक्स भी मजबूती के साथ बंद हुआ। कुछ छोटे शेयरों में बड़ा उछाल दिखा। कल्पतरू पावर और एबीजी शिपयार्ड अपने 10 दिनों के एवरेज वॉल्यूम से 20 गुना वॉल्यूम पर ये स्टॉक आज 15-20% की मजबूती दिखाने में कामयाब रहे और अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए काफी बेहतरीन समय चल रहा है। कल भी अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट काफी तेजी से बढ़े थे, आज फिर से 7% का बड़ा उछाल इस शेयर में देखने को मिला। नरेंद्र मोदी और पी चिदम्बरम के बीच तू मैं है जारी, दिखाएंगे जुबानी जंग ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री पद के लिए एक और उम्मीदवार है तैयार। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ममता ने क्या कहा, सुनिए आगे। और अब राजनीति से जुड़े कुछ खबरों पर एक नजर। आम चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस के साथ जाएंगी और न ही बीजेपी के साथ। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसी को समर्थन नहीं देगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ये बात उन्होंने आईबीएन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई के साथ एक खास बातचीत में कही। बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कांग्रेस को भी नहीं करेंगे। हम चुनाव में अकेला ही लड़ते आप बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करेंगी, कांग्रेस, बट वो आज की तारीख में है। चुनाव के बाद अगर बीजेपी 30 सीट कम है और आपके पास 30-40 सीट है। अगर आज का बात है तो पंचायत इलेक्शन में भी आप देखो, हमने फाइट किया सीपीएम का खिलाफ में, कांग्रेस का खिलाफ में, बीजेपी का खिलाफ में। हमने फाइट किया ऑल म्यूनिसिपैलिटी में सीपीएम का खिलाफ में, कांग्रेस का खिलाफ में, बीजेपी का खिलाफ में। तो कैसे किया? और संघर्ष जिंदगी भर संघर्ष करते रहा है। आप सपोर्ट देंगी? आप मोदी को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं? मैंने कह दिया है मोदी का गवर्नमेंट आएगा, आपको पता है, लेकिन मेरे को पता नहीं है। आपको नहीं लगता मोदी की गवर्नमेंट आएगी? नहीं आ सकता है। लेफ्ट फ्रंट, they are left out from the leftist politics. But they are in the third Number front. 2, because third front became now tired front. Because you are not upset that you are not there in the third front, and that's why you are trying to create an alternate national platform? I am less interested to go with them. I am the last person to go with them because... What is the difference between federal front and third front? Third front, people have already seen their performance. It was just like a hodgepodge third front. And they cannot take any action for the country. They cannot take a decision. But federal front will also be hodgepodge. No. Why I am interested for federal front? We want that policy should be changed. इधर अन्ना हजारे ने लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ नया समीकरण बनाने की कवायद शुरू कर दी है। अन्ना ने आज लोकसभा चुनाव में ममता को समर्थन देने का ऐलान किया। समाज सेवी अन्ना हजारे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अन्ना ने कहा कि वो समाज को लेकर ममता बनर्जी के विचारों का समर्थन करते हैं और उनकी पार्टी का नहीं। मैं जो दीदी को सपोर्ट किया वो व्यक्ति पार्टी समझकर नहीं किया है। तो समाज और देश के प्रति जो उनके विचार हैं उस विचार को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। 4 महीना पहले मैंने हर पक्ष और पार्टी के लिए ये पत्र लिखा था। ममता जी ने उसका जवाब दिया कि आपके जो 17 मुद्दे हैं मैं अपनाने के लिए तैयार है। अगर मैं सत्ता में आती है तो ये 17 मुद्दों को मैं अपनाऊंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अन्ना ने कहा कि वो ना तो मोदी का समर्थन करेंगे और ना ही विरोध। ना मैं नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करूंगा, ना अरविंद को भी सपोर्ट करूंगा, ना विरोध करूंगा। समाज के देश के भलाई के लिए जो जो करना संभव है मैं करते रहूंगा। ऐसा झगड़े करने में मैं नहीं जाना। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बीच जुबानी तकरार तेज हो गई। आज बैंकर्स के साथ मुलाकात के दौरान मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री के मुताबिक वो सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए काफी हार्डवर्क कर रहे हैं। मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि वित्त मंत्री आखिर किस काम के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं ये उन्हें नहीं पता। मोदी ने पूछा कि क्या वित्त मंत्री बीजेपी को सर्विस टैक्स का नोटिस भेजने के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं। कल चिदम्बरम ने मोदी की इकोनॉमी की समझ पर सवाल उठाया था।
वॉट ऑन अकाउंट देश ने देखा है, क्या चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। और हमारे वित्त मंत्री ने ये भी दावा किया वो काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि हमारे वित्त मंत्री किस चीज का हार्ड वर्क कर रहे हैं। कल शाम को मुझे पता चला, हाँ ये बात है, क्योंकि कल मुझे पता चला कि भारत के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया कि मोदी की जो स्पीच होती है, भाषण होते हैं, उस पर अब सर्विस टैक्स लगेगा। What is his position on CAD, current account deficit? What is his position on, say, monetary policy? What is his position on GST, DTC? I know the GST bill has been stopped by Madhya Pradesh and Gujarat. Therefore, he must spell out his positions, like we have spelled out our positions, and then, of course, the appropriate people from both sides can debate. But without knowing what your position is, you hold your cards close to your chest and engage in this kind of a, what I would call a schoolboy's wordplay. उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बार फिर शर्मनाक हरकतें देखने को मिली। आज अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी के विधायकों ने विरोध करने के लिए अपने कपड़े उतार दिए। वो विधानसभा में समाजवादी पार्टी सरकार से राज्य में खराब कानून व्यवस्था पर इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहीं बीएसपी के विधायक सदन में बैनर पोस्टर लहराते हुए टेबल पर चढ़कर सरकार विरोधी नारे लगाते नजर आए। घटना के समय राज्यपाल सदन में भाषण दे रहे थे। विधायकों ने तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघी है। सरकार तो उनसे भी ज्यादा गैर जिम्मेदार निकली। एक ऐसी सरकार जिसने सारा खजाना लुटा दिया हो पत्थरों पर और जनता को भूखा मार दिया हो, और ऐसी सरकार के खिलाफ जिसने सारा खजाना, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले, जनता का पैसा जनता को दिया हो, और उसके लिए ऐसा कहना जाहिर है उनकी बेशर्मी की ही दलील है। आप कह रहे हैं नंगे के खिलाफ कार्रवाई, क्या करेंगे? तो अब आप और क्या करेंगे भाई? नंगा हो गया, अब और क्या नंगा करेंगे? यूपी विधानसभा के अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायकों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के कर्मचारी को थप्पड़ मारने के बाद ये बवाल किया। वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने आपस में जमकर धक्का मुक्की की। एयरटेल में लूप होगी शामिल, लेकिन क्या होगा लूप के कर्मचारियों का? और क्या क्वाड्रिसाइकिल के लिए आखिरी स्पीड ब्रेकर हो गया है क्लियर? देखिए इस ब्रेक के बाद। इन्फोसिस ने यूनाइटेड बैंक के आरोपों को दरकिनार करते हुए अपनी सफाई पेश की है। कंपनी ने कहा है कि उनका सॉफ्टवेयर फिनैकल पूरी तरह से एसेट को बांटने और एनपीए को रिपोर्ट करने में सक्षम है। कंपनी ने कहा है कि उसका सॉफ्टवेयर आरबीआई के जरिए निर्धारित आईआरएसी नियमों के तहत पूरी तरह से योग्य पाया गया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो बैंकों की सुविधा के लिए समय समय पर सॉफ्टवेयर में नए नए बदलाव लाते रहते हैं। दरअसल यूनाइटेड बैंक ने एनपीए की गलत एंट्री के लिए इन्फोसिस के सॉफ्टवेयर को जिम्मेदार ठहराया था। बैंक ने कहा था कि कंपनी के जरिए आउटसोर्स किया गया सॉफ्टवेयर फिनैकल में कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से एसेट का बंटवारा ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। एयरटेल लूप की डील के बाद अब लूप के कर्मचारियों का क्या होगा? लूप के 500 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है। सूत्रों के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच हुई डील में कर्मचारियों को शिफ्ट करने की बात नहीं है। एयरटेल डील के बाद अब लूप मोबाइल के कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। करार के मुताबिक मुंबई में लूप के करीब 30 लाख सब्सक्राइबर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तो एयरटेल को ट्रांसफर होंगे, लेकिन इसमें कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लूप में करीब 550 कर्मचारी हैं, जिसमें से 350 कंपनी के स्थायी कर्मचारी हैं, जबकि बाकी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इस पर सफाई आने में 1-1.5 महीना लग सकता है। हालांकि अभी तक न एयरटेल और न ही लूप ने साफ किया है कि लूप के कर्मचारियों का आखिर क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर कर्मचारियों की नौकरी जाएगी, जबकि कुछ को एयरटेल को शिफ्ट किया जा सकता है। वैसे कर्मचारियों ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया है। अंजुल तोमर, दिल्ली।
फोर व्हीलर की नई कैटेगरी क्वाड्रीसाइकिल जल्द ही सड़कों पर दौड़ सकेगी। क्वाड्रीसाइकिल की गाइडलाइन को सरकार ने अंतिम मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन मंत्रालय जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। 4 पहिया वाहन की नई कैटेगरी क्वाड्रीसाइकिल को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। 1 अक्टूबर से क्वाड्रीसाइकिल का देश में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय से क्वाड्रीसाइकिल पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद इसे नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया है। टाटा मोटर्स और मारुति जैसी कई बड़ी कंपनियों ने सुरक्षा को लेकर क्वाड्रीसाइकिल पर ऐतराज जताया था। क्वाड्रीसाइकिल को और सुरक्षित बनाने के लिए उसके ड्राफ्ट में सरकार ने बदलाव किया था, जिसके मुताबिक अब क्वाड्रीसाइकिल में कार की तरह M1 कैटेगरी के ब्रेक्स दे दिए गए हैं। इसके अलावा सीट बेल्ट का भी प्रावधान कर दिया गया है। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि क्वाड्रीसाइकिल सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटो रिक्शा की जगह ले सकती है। छत और दरवाजे होने की वजह से क्वाड्रीसाइकिल ऑटो रिक्शा के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होगी। ये करीब 35 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज भी देगी, यानी ज्यादा किफायती भी होगी। हालांकि इसका प्राइवेट इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और ना ही इसे हाईवे पर ले जाया सकता है। फिलहाल क्वाड्रीसाइकिल लॉन्च करने वाली कंपनियों में बजाज पहली कंपनी होगी। बजाज की क्वाड्रीसाइकिल RE60 लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों के मुताबिक बजाज के अलावा जल्द ही पियाजियो और महिंद्रा भी अपनी क्वाड्रीसाइकिल लेकर आ सकती हैं। अतुल मिश्रा, दिल्ली। हो सकता है जल्द ही आपको डीजल कार खरीदने के लिए ज्यादा रकम चुकानी पड़े, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करने वाले सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डीजल कारों पर 30% अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की मांग का समर्थन किया है। इस मुद्दे पर बोर्ड जल्द ही पर्यावरण मंत्रालय से बात भी करने वाला है। बोर्ड का कहना है कि डीजल कारों से खासतौर पर बड़े शहरों में तेजी से हवा प्रदूषित हो रही है। ऐसे में डीजल कारों पर लगाम लगाना जरूरी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एनवायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भी डीजल कारों पर ज्यादा सरचार्ज लगाने की वकालत की थी। साथ ही उन्होंने डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन को भी महंगा करने के लिए कहा था। बीमा कंपनियों के पास पड़े हैं बिना क्लेम हुए 5000 करोड़ रुपए। पूरी खबर देखिए आगे। और क्या है गुजरात को नरेंद्र मोदी का गिफ्ट, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। बीमा कंपनियों के पास आपके 5000 करोड़ रुपए पड़े हैं, क्योंकि इस पैसे का किसी ने दावा ही नहीं किया। दरअसल इंश्योरेंस मैच्योर हो जाने के बाद भी पॉलिसी होल्डर या उसके परिवार वाले पैसे निकालने नहीं आए, लेकिन अब IRDA ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे इस तरह के पैसे का आसानी से निपटारा हो पाए। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के आंकड़ों के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों के पास साल 2013 में पॉलिसी होल्डर्स का बिना क्लेम किया हुआ 4865 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस रकम में 60% की बढ़ोतरी हुई है। IRDA के मुताबिक लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण और इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से देरी के चलते इतनी रकम इकट्ठा हो गई है। ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनका एड्रेस बिल्कुल मिलता ही नहीं और वो भी शायद भूल गए हैं, शायद उन्होंने कहीं पर डॉक्यूमेंट करके रखा नहीं है, तो वो भी वापस आते नहीं है। तो वो एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि चेक, DDs ये इस माध्यम से कई बार भेजना पड़ता है। जो अनक्लेम्ड अमाउंट, जो अमाउंट है क्लेम अमाउंट, वो कभी कभी डिपॉजिट ही नहीं होता है। अगर आपके पास भी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो सबसे पहले अपने परिवार को उसकी जानकारी जरूर दें। साथ ही इंश्योरेंस कंपनी में जाकर अपने बैंक की जानकारी भी अपडेट कराएं। अगर आपका पता या मोबाइल नंबर बदलता है तो इसकी जानकारी भी इंश्योरेंस कंपनी को दें। और अगर आप ई-इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा लेंगे तो ऐसी बहुत सी परेशानी से बच जाएंगे। ई-इंश्योरेंस अकाउंट में डीमैट की तरह आपकी सभी पॉलिसी एक जगह हो जाएंगी। ये एक फैसिलिटी मेरे ख्याल से बहुत ही यूज़फुल है और इसको कंज्यूमर्स को प्रोएक्टिवली अपनाना चाहिए। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ के लिए भी उनको डीमैट करवाइए, प्रोविज़न अवेलेबल है। नई पॉलिसीज़ तो बिना ई अकाउंट के खोलना ही नहीं चाहिए और मेरे ख्याल से इंश्योरेंस कंपनीज भी अगर इसको पुश करेंगी, उनको भी फ़ायदा है, कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा है। पॉलिसी होल्डर्स की आसानी के लिए IRDA ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि सभी कंपनियां बिना क्लेम की गई रकम की जानकारी 30 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर डालें। साथ ही मौजूदा पॉलिसी धारकों से बैंक अकाउंट की जानकारी मांगे और सभी क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली ही सेटल करें। हालांकि IRDA ने
10,000 रुपए तक के लाइफ इंश्योरेंस और 25,000 तक के नॉन लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम को इस नियम से छूट दी है। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। इन दिनों नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार को लेकर खासे सुर्खियों में, लेकिन इस बीच वो गुजरात को नहीं भूले हैं। गांधीनगर में अपनी महत्वाकांक्षी योजना गिफ्ट सिटी के लिए मोदी टाइम निकाल ही लेते हैं। आज गिफ्ट सिटी में मोदी ने देश के फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी दिग्गजों से मुलाकात की। अहमदाबाद से देखिए मनीष देसाई की रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर के पास बन रही गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर के दिग्गज जमा हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे और बात हो रही थी कि गिफ्ट सिटी को कैसे देश का फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी हब बनाया जाए। Speculation, so to say, around Indian rupee happens outside of India, in the non-Indian markets. Now, this is one, a loss of a whole lot of financial services, genuine derivative business, and secondly, actually leads to a lot of speculation and therefore volatility around the Indian rupee. गिफ्ट सिटी के पहले फेज में 22 मंजिल के 2 टावर बनकर तैयार हैं। यहां ऑफिस लेने वालों में सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI जैसे बैंक शामिल हैं। इसके साथ ही टाटा कम्युनिकेशन भी 1,20,000 स्क्वायर फीट में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर यहां पर खोलने जा रहा है। इन सब के अलावा गिफ्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी खुलेगा। इसके लिए कंपनी ने यहां पर 10 लाख स्क्वायर फीट जमीन खरीद ली है और कंस्ट्रक्शन में 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। जो हम गिफ्ट में देख रहे हैं, इंडिया में पर से देख रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन वो एक नॉलेज बेस्ड होगा, इनोवेशन बेस्ड होगा, इन्वेस्टमेंट बेस्ड सर्विसेज होंगे। अभी एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 10 लाख स्क्वायर फुट का बनेगा और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बिसाइड्स हम लोगों ने डेवलपर्स को इनवाइट किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी में आने वाली सभी कंपनियों को खुद लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया है। 2017 तक गिफ्ट सिटी में कुल 1,000 लाख स्क्वायर फीट जगह का डेवलपमेंट किया जाना है और यहां अब तक 1,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और आवाज 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।